गुड मॉर्निंग मित्रों, हमने कल आप लोगों को महात्मा गांधी का सामान्य परिचय, दक्षिण अफ्रीका प्रवास और दक्षिण अफ्रीका में जाकर के महात्मा गांधी ने किस तरह से भारतीयों के साथ हो रहे नस्ल भेद के अन्याय को सहन नहीं कर पाए और उसके लिए वहां पे सत्याग्रह किए। सत्याग्रह करने के साथ साथ उन्होंने भारतीयों के लिए लड़ाई वहां लड़े और बोर के युद्ध में घायल वहां पे अंग्रेजों और डचों के जो है कि स्वास्थ्य की कामना के लिए उन्होंने इंडियन एम्बुलेंस कोर की स्थापना भी किए। और उसके बाद वह अंतिम रूप से 21 वर्षों के बाद वहां पे भारतीयों के लिए हक की लड़ाई को जीतने के बाद वापस स्वदेश आए 9 जनवरी 1915 को। जब वह मुंबई बंदरगाह पर आए, उनका बहुत ही भारतीय सम्मान हुआ भारत में, और सम्मान के साथ साथ उनके राजनीतिक गुरु गोपाल कृष्ण गोखले ने कहा कि मोहन, अभी तुम भारतीय राजनीति को समझो, तुरंत अभी भारतीय राजनीति में कूदने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन 1915 में ही गोपाल कृष्ण गोखले और फिरोज शाह मेहता दोनों लोगों की मृत्यु हो गई। तो महात्मा गांधी आए और आने के बाद भारत में सबसे पहले यह महात्मा गांधी अहमदाबाद में यानी आए, और यह आकर के यह अहमदाबाद में जीवनलाल यानी गुजरात में अहमदाबाद जिला है, इसी अहमदाबाद जिले में जीवनलाल एक व्यक्ति थे, यह जीवनलाल, और इसी जीवनलाल के यहाँ आकर के किराएदार रहे। यानी उन्होंने किराए पे कमरा लिया और कमरा ले करके जीवनलाल के यहाँ कुछ दिनों तक रहे। अब रहने के पश्चात एक वास्तुकार था, एक शिल्पी था, जिसे आज आप इंग्लिश में इंजीनियर कहते हैं, जिसका नाम था चार्ल्स कोरिया। ये चार्ल्स कोरिया नामक यह इंजीनियर, जिसे चार्ल्स कोरिया इसे शिल्पी कहा जाता है, इसी के सहयोग से यानी चार्ल्स कोरिया के सहयोग से महात्मा गांधी ने यह 1916 ईस्वी में ये 1916 ईस्वी में साबरमती, बहुत ही महत्वपूर्ण, अक्सर पूछता है प्रश्न, यह साबरमती आश्रम की स्थापना किए। यानी महात्मा गांधी वापस जब दक्षिण अफ्रीका से आए भारत में, तो भारत में आने के बाद सबसे पहले वह अहमदाबाद में, गुजरात में अहमदाबाद में आए, आकर के जीवनलाल के यहाँ किराएदार के रूप में कुछ दिनों तक समय व्यतीत किए। उसके बाद चार्ल्स कोरिया नामक शिल्पी के सहयोग से 1916 ईस्वी में साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद जिला में, और ये साबरमती आश्रम की स्थापना साबरमती नदी, इस साबरमती नदी के तट पर साबरमती आश्रम की स्थापना किए। और इस साबरमती आश्रम का प्रारंभिक नाम पहले इसी साबरमती आश्रम को कहा जाता था सत्याग्रह आश्रम। इसका पहला नाम था सत्याग्रह आश्रम के नाम से जाना जाता। ये प्रश्न आया हुआ, पूछा गया है प्रश्न कि साबरमती आश्रम का प्रारंभिक नाम क्या था, तो सत्याग्रह आश्रम था। अब देखिए कि इसके बाद यह महात्मा गांधी जब यह आश्रम की स्थापना, तो उस समय प्रथम विश्व युद्ध चल रहा था, और इस प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी ने सोचा कि अगर अंग्रेजों का सहयोग किया जाए तो हो सकता है कि ये अंग्रेज जब प्रथम विश्व युद्ध से इन्हें जो मुक्ति मिलेगी, तो उसके बाद ये लोग भारतीयों के स्थिति के विषय में सोचेंगे या हम लोगों की बातों को समझेंगे। इस उद्देश्य से महात्मा गांधी ने भारतीयों को सेना में भर्ती करने का आह्वान कर दिया, और महात्मा गांधी के इस सुझाव पर हिंदू और मुसलमान नौजवान सेना में भर्ती होने लगे। इस वजह से महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। यानी भर्ती करने वाला
सार्जेंट। जैसे आज आप लोग कहते हैं कि भर्ती चल रही है, आर्मी की भर्ती है और कर्नल आया भर्ती लेने के लिए, पैरामिलिट्री जैसे आपके बीएसएफ है, आपके सीआरपीएफ है, इसमें एसएसबी है, तो इसमें जब भर्ती होती है तो आप कहते हैं कमांडेंट आया है भर्ती लेने के लिए। उसी तरह से महात्मा गांधी के आह्वान पर हिंदू और मुसलमान नौजवान सेना में भर्ती होने लगे। इस वजह से महात्मा गांधी को भर्ती करने वाला सार्जेंट कहा जाने लगा। और इस प्रथम विश्व युद्ध में महात्मा गांधी के द्वारा दिए गए अंग्रेजों के इस सैन्य सहयोग के बदले में तत्कालीन गवर्नर जनरल था लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय ने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया। ये कैसर ए हिंद की उपाधि प्रदान किया। कौन ये उपाधि, अक्सर ये प्रश्न पूछा जाता है, तो यानी अंग्रेजों द्वारा दी गई उपाधि, लेकिन अंग्रेजों कौन था दिया, तो तत्कालीन भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय था। उसने महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि क्यों दिया? क्योंकि महात्मा गांधी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का सैन्य सहयोग किया, इस वजह से कैसर ए हिंद की उपाधि दी गई। तो ये देख रहे हैं इस तरह से ये आप जो है कि महात्मा गांधी, अब देखिए कि ये महात्मा गांधी पर जब ये कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था, तो इस कांग्रेस के अधिवेशन में महात्मा गांधी भाग लेने के लिए लखनऊ आए और लखनऊ में अंबिका चरण मजूमदार की अध्यक्षता में यह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन चल रहा था। और उसी अधिवेशन में पश्चिमी चंपारण का एक किसान था राजकुमार शुक्ल, और संत राउत भी उस अधिवेशन में आकर के सम्मिलित हुए थे। तो अब देखिए कि वहीं पर महात्मा गांधी से संत राउत और चंपारण का किसान राजकुमार शुक्ल दोनों लोग मिले और मिल करके महात्मा गांधी को किसानों के साथ अंग्रेजों के द्वारा 3 कठिया पद्धति द्वारा नील की खेती कराए जाने के विषय में बताए लोगों ने। तो अब देखिए, तो ये महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया पहला आंदोलन है जिसे कहा जाता है चंपारण सत्याग्रह, या इसी को चंपारण आंदोलन के नाम से भी जाना जाता है। तो यह चंपारण आंदोलन कब चला था? यह 1917 ईस्वी में चला था। तो देखिए कि ये जो चंपारण आंदोलन हुआ, तो यह आंदोलन अभी हमने बताया कि इस चंपारण में ये 3 कठिया पद्धति। अब ये 3 कठिया पद्धति क्या है? तो यह देखिए कि ये 3 कठिया पद्धति, यानी अगर यह 20 आपका बिस्वा जमीन है, तो इस 20 बिस्वा जमीन में से यह आपको 3 बिस्वा, ये 3 बिस्वा भूभाग पर आपको नील की खेती करना अनिवार्य है। और उस नील की खेती होने के पश्चात उस नील की खेती से जो रंग उत्पादन होता था उसे आप अपने जमींदारों को ही विक्रय करेंगे। इस तरह का ये नीलहे बागान मालिक के दबाव दिए थे। ये जो है कि इनका इसी पद्धति को 3 कठिया पद्धति, अर्थात इसी को आप कहते हैं कि 20 × 3/20। तो अब ये कट गया 20, तो वो कितना आया? ये 3 बिस्वा आया आपका। तो इसी को जो है कि यानी 3 कठिया पद्धति कहा जाता है। तो इस पद्धति पर यानी किसानों के साथ यह अत्याचार था, जबकि किसान नील की खेती नहीं करना चाहते थे, लेकिन इन लोगों का दबाव था। उधर दूसरी तरफ यूरोप में, जर्मनी में कृत्रिम रंग बनाए जाने लगे थे वहां पर, और यूरोप में इस नील की मांग कम हो गई थी, वैल्यू घट गई थी। फिर भी जो है कि ये जमींदार जबरदस्ती नीलहे बागान मालिक इनसे खेती करवा रहे थे। इसी दुखद असंतोष की बातों को राजकुमार शुक्ल, यानी चंपारण का किसान था यह राजकुमार शुक्ल, और संत राउत,
ये संत राउत, इन दोनों लोगों ने महात्मा गांधी को लखनऊ अधिवेशन में बताया। लोगों ने 1916 ईस्वी में जब लखनऊ अधिवेशन में इस तीन कठिया पद्धति द्वारा किसानों के साथ हो रहे अत्याचार के विषय में महात्मा गांधी को जानकारी हुई, तो महात्मा गांधी चंपारण गए और चंपारण में जाकर के पश्चिमी चंपारण में संत राउत के घर अमोलवा में ग्राम में रुके। उसका नाम था अमोलवा ग्राम। वहां अमोलवा ग्राम में रुके और वहीं रुकने के बाद जब वहां रुके तो अन्य किसानों से भी मिले और किसानों से उन्होंने पूछा कि नहीं, क्या वास्तव में ऐसा अंग्रेज कर रहे हैं। जब उन्हें वास्तविक जानकारी महात्मा गांधी को हुई, तो ये जो है कि जानकारी होने के बाद अब महात्मा गांधी वहीं चंपारण में अब वह मुख्यालय पर अपना पहला सत्याग्रह आरंभ कर दिए। जब ये पहला सत्याग्रह आरंभ किए तो देखिए कि यहाँ पर यानी यह ब्रज किशोर, ये ब्रज किशोर, ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, अनुग्रह नारायण सिंह, रामानुज प्रसाद, ये रामानुज प्रसाद, जेवी कृपलानी, ये जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, महादेव देसाई, मजरूल हक, एवं नरहरि पारिख, नरहरि पारिख जैसे लोग भी चंपारण आंदोलन में महात्मा गांधी के साथ आंदोलन आरंभ कर दिए। तो देखिए यही प्रश्न आता है, पूछता है यहाँ पे कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पहली बार महात्मा गांधी से किस आंदोलन में मिले थे। तो यानी कौन आंदोलन होगा, कौन सा सत्याग्रह होगा, चंपारण आंदोलन या चंपारण सत्याग्रह होगा। तो देखिए कि इस चंपारण मुख्यालय में इस आंदोलन में महात्मा गांधी से ब्रज किशोर जाकर मिले, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, अनुग्रह नारायण सिंह, रामानुज प्रसाद, जेबी कृपलानी, महादेव देसाई, मजरूल हक एवं नरहरि पारिख। इस तरह के जैसे ये लोग जाकर के उसमें मिले और मिल करके लोगों ने जो है कि इस आंदोलन को आरंभ किया। जब इस आंदोलन की इस स्थिति को देखे अंग्रेज, तो देखने के बाद इस लिए गए किसानों का जो शोषण किए थे उसका 25% वापस, ये 25% वापस करने के लिए तैयार हो गए। यानी शोषण के द्वारा जो धन किसानों से लिया गया था, जमींदारों के द्वारा जो भूभाग छीन लिए थे लोग, उनके हल जो है ले लिए थे, बैल ले लिए थे अंग्रेजों ने किसानों के, तो उनका 25% वापस करने के लिए अंग्रेज तैयार हो गए। और इस तरह से इस पहले आंदोलन में महात्मा गांधी को सफलता मिली। यह पहला सत्याग्रह था महात्मा गांधी का, भारत में किया गया, भारत में चलाया गया पहला आंदोलन था। इस आंदोलन में महात्मा गांधी सफल हो गए और इस चंपारण आंदोलन की घटना को गणेश शंकर विद्यार्थी और पीर मुनीस ने अपने ग्रंथों में भी इस चंपारण आंदोलन और नील की खेती को तीन कठिया पद्धति द्वारा कराए जाने का विस्तार से वर्णन किया हुआ है। और इसी आंदोलन की सफलता के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि मोहनदास करमचंद गांधी को प्रदान किया। अर्थात अक्सर प्रश्न देता है कि महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दिया था। किस आंदोलन की सफलता के बाद, तो चंपारण आंदोलन की सफलता के बाद महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा
प्रदान की गई। तो इस तरह से यह चंपारण आंदोलन, तो देखिए जब यह चंपारण आंदोलन में सफल होने के बाद जब यह महात्मा गांधी अहमदाबाद पहुंचे, साबरमती आश्रम पहुंचे, तो अहमदाबाद में वहां के जो मजदूर थे उन मजदूरों ने आंदोलन प्रारंभ कर दिया, जिसे अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के नाम से जाना जाता है। तो देखिए अब जो अगला आंदोलन है यह है अहमदाबाद, ये अहमदाबाद मिल मजदूरों, ये मिल मजदूरों का आंदोलन, यह मिल मजदूरों का आंदोलन। तो देखिए यह आंदोलन कब हुआ, यह आंदोलन 1918 ईस्वी में। तो देखिए ये जो अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन है, तो वहां अहमदाबाद में प्लेग का रोग फैल गया। ये प्लेग रोग जब फैल गया तो इस प्लेग रोग यानी महामारी, जैसे आज देख रहे हैं कि आपका कोरोना की महामारी फैली हुई है विश्व स्तर पर, तो उसी तरह से उस समय अहमदाबाद में यह जो है कि हैजा कहा जाता है, प्लेग रोग फैल गया था। तो इस फैल जाने के बाद जो मिल मालिक थे, यानी जो वहां पे फैक्ट्रियां थी, मिल मालिकों ने मजदूरों के बोनस में वृद्धि कर दिए, यानी जो बोनस था उस बोनस में वृद्धि कर दिए। लेकिन जैसे ही प्लेग रोग समाप्त हो गया तो बढ़ाए गए इस बोनस में जो वृद्धि की गई थी इसे मिल मालिकों ने वापस ले लिया, अर्थात फिर पहले जितना बोनस दिया जा रहा था वही दिया जा रहा था। तो अब इसमें यह मजदूर आंदोलन करना आरंभ कर दिए। ये मजदूर कह रहे थे कि हमारा पूरा बढ़ाया गया बोनस न समाप्त करके हमें बढ़ाए गए बोनस का 50% दिया जाए। जब ये आंदोलन करने लगे तो 50% बढ़ाए गए बोनस का मांग करने लगे, तो आंदोलन को देख करके मिल मालिकों ने बढ़ाए गए बोनस का 25% देने के लिए तैयार हो गए, लेकिन यह मिल मजदूर इस पे तैयार नहीं थे। तब उद्योगपति जो है कि यह अंबालाल साराभाई की बहन थी अनुसुईया बेन ने पत्र द्वारा महात्मा गांधी को इस अहमदाबाद मिल मजदूरों के आंदोलन के विषय में जानकारी दी। महात्मा गांधी आए और आकर के आंदोलन में शामिल हुए। शामिल होकर के महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को ट्रिब्यूनल कोर्ट को सौंपने की बात कही। जब वो ट्रिब्यूनल कोर्ट को सौंपने की बात कहे तो उसके बाद मिल मालिक कहे कि नहीं, इसे कोर्ट में मत ले जाइए, हम जो है कि इसकी राशि बढ़ा देते हैं। मिल मालिकों ने कहा कि अब हम 25% से बढ़ा करके इसे 35% कर दे रहे हैं, अब हम 35% देने के लिए तैयार हैं और मजदूर भी 35% बढ़ाए गए बोनस का लेने के लिए तैयार हो गए। इस तरह से अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन भी सफल हो गया महात्मा गांधी का। तो इस आंदोलन में अब देखिए इसमें भी अनुसुईया बेन, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है शामिल थे, ये लोग इसमें शामिल थे। तो जब यह आंदोलन सफल हुआ तो देखिए उधर मार्च में ही एक आंदोलन गुजरात में खेड़ा में शुरू हो गया, जिसे कहा जाता है यह खेड़ा आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ये तीनों आंदोलनों का यही क्रम है। तो यह 1918 में ये भी हुआ, लेकिन पहले अहमदाबाद हुआ, दूसरे नंबर पे है खेड़ा आंदोलन। तो देखिए गुजरात में खेड़ा जिला है और खेड़ा जिले में फसल की पैदावार नहीं हुई, बर्बाद हो गई, लेकिन उसके बाद भी जमींदार और साहूकार किसानों का लोन माफ नहीं किए बल्कि उनसे वसूली कर रहे थे। इसके कारण किसान आंदोलन करने लगे। जब आंदोलन करने लगे तो इसकी जानकारी मोहनलाल पांड्या के द्वारा महात्मा गांधी को दी गई और महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को इस आंदोलन में शामिल होने के लिए भेजे। तो यानी इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल भी शामिल थे और इसके साथ साथ इसमें शंकरलाल बैंकर भी थे, इंदुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक थे, महादेव देसाई थे और अनुसुईया
बेन भी थी, शामिल थी। तो यानी इस खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी भी गए और उस आंदोलन को देख करके अंग्रेजों ने पुनः कहा कि अब जो है कि जिन किसानों के फसल की पैदावार हुई है केवल लगान उन्हीं से ली जाए और जिनकी फसल की पैदावार नहीं हुई है उनसे लगान लेने की आवश्यकता नहीं है। इस पर जो है कि यह खेड़ा आंदोलन में भी महात्मा गांधी सफल हो गए। तो यानी इसमें जो है कौन कौन लोग थे महात्मा गांधी के साथ, तो इसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल यानी सरदार पटेल भी शामिल थे, इसमें महादेव देसाई भी थे, महादेव देसाई, ये अनुसुईया बेन यानी महात्मा गांधी के साथ, और इसमें इंदुलाल कन्हैयालाल थे, ये इंदुलाल कन्हैयालाल इसमें शामिल। तो यानी इन लोगों ने सरदार वल्लभ भाई पटेल, महादेव देसाई, सुईया बेन और इंदुलाल कन्हैयालाल याज्ञिक, इन लोगों ने खेड़ा आंदोलन में महात्मा गांधी का सहयोग किया। ये भी आंदोलन सफल हो गया। तो अब देखिए कि इस तरह से ये जो तीन आंदोलन, चंपारण आंदोलन, अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन, खेड़ा आंदोलन की सफलता और भारतीयों की एकता यानी मजदूरों की एकता, किसानों की एकता को देख करके ब्रिटिश सरकार चिंतित हुई। और जब ब्रिटिश सरकार चिंतित हुई तो ब्रिटिश सरकार ने एक कानून बनाई, यानी उसके लिए जो है लंदन सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक कानून बनाया गया और इसी कानून को कहा जाता है रोलेट एक्ट के नाम से जाना जाता है। इसे रोलेट एक्ट या रोलेट अधिनियम कहा जाता है। तो यह रोलेट एक्ट मुंबई यानी भारत में मुंबई यह 18 मार्च 1919 ईस्वी को भारत आया। जब यह भारत आया तो इस कानून का विरोध किया गया कि यह कानून क्यों इसका विरोध किया गया, क्योंकि यह रोलेट एक्ट में यह कानून बना था कि अब जो है कि भारत में किसी भी समूह या किसी पर अगर शंका व्यक्त हो गई कि नहीं ये क्रांतिकारी हैं तो उन्हें हमें किसी गवाह की जरूरत और किसी प्रमाण की जरूरत नहीं है, हम उन्हें कारावास में डाल देंगे। अगर जो है कि यहाँ न तो कोई सभा कर सकता है, न समाचार पत्र का प्रकाशन कर सकता है, न हथियार लेकर के चल सकता है, यानी इस तरह भारतीयों पर अंकुश लगा दिया गया और कोई भी भारतीय अगर पकड़ा जाता है, क्रांतिकारी पकड़ा जाता है तो उसे किसी भी न्यायालय में अपीली का अधिकार भी नहीं होगा। तो इस तरह से इसी रोलेट एक्ट को महात्मा गांधी ने कहा कि यह बिना अपील, बिना वकील और बिना दलील वाला कानून आया है, जबकि मोहम्मद अली जिन्ना ने इस रोलेट एक्ट को काला कानून कहा। तो इसी रोलेट एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी ने रोलेट सत्याग्रह, ये रोलेट सत्याग्रह का आरंभ महात्मा गांधी ने यह 6 अप्रैल 1919 ईस्वी को किए। यानी महात्मा गांधी ने यह रोलेट सत्याग्रह का आरंभ, इसका आरंभ किसके द्वारा किया गया, तो इसका आरंभ महात्मा गांधी, ये महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। तो जब यह रोलेट सत्याग्रह को आरंभ करने के लिए जब यह घोषणा की गई कि 6 अप्रैल से हम लोग रोलेट सत्याग्रह का आरंभ करेंगे, सत्याग्रह यानी सत्य के लिए आग्रह करना कि क्या दुनिया में कोई ऐसा कानून कहीं बना है कि शंका हो गई कि नहीं ये क्रांतिकारी हैं तो उन्हें उठा करके कैद कर लेना इसके लिए, या किसी को जो है कि कोई अधिकार नहीं है अपने ही देश में, तो इस तरह क्या यह सही है? इसी के लिए इन्होंने सत्याग्रह का आरंभ किया इस कानून के खिलाफ। तो जब महात्मा गांधी ने किया तो पंजाब में इन अंग्रेजों ने इमरजेंसी लगा दिया, यानी पंजाब में आपातकाल की घोषणा कर दिए, इमरजेंसी लागू कर दिए। और अब पंजाब का
पंजाब का गवर्नर ओ डायर को नियुक्त कर दिए और सैन्य कमांडर, और पंजाब में सैन्य कमांडर नियुक्त कर दिया गया जनरल आर डायर को नियुक्त कर दिया गया। तो देखिए दोनों पूछताछ बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जब यह रोलेट सत्याग्रह या जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय पंजाब का गवर्नर कौन था, तो ओ डायर था। सैन्य कमांडर कौन था, सेना का नेतृत्व किसके हाथों में था, तो जनरल आर डायर के हाथों में था। तो देखिए जब रोलेट सत्याग्रह आरंभ हुआ देश में, तो पंजाब में रोलेट सत्याग्रह का नेतृत्व कर रहे थे डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल। इन दोनों लोगों को पंजाब में गिरफ्तार कर लिया गया, जगह जगह सारे नेतृत्वकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। तो डॉक्टर सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू दोनों लोगों को जब गिरफ्तार करके कारावास में डाल दिया गया, यानी रोलेट सत्याग्रह को असफल ब्रिटिश सरकार ने कर दी। तो उसके बाद अब इस क्रांतिकारियों ने ये सोचा कि हम लोग एक योजना बनाएं और एक सभा करेंगे, कैसे हम लोग डॉक्टर सत्यपाल और डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू को रिहा करवाएंगे। इसके लिए पंजाब में ही ये अमृतसर जिला, और इसी अमृतसर में एक स्थान है जिसका नाम है यह जलियांवाला बाग एक स्थान है। और इसी जलियांवाले बाग में यह रखा गया कि हम लोग इसी जलियांवाले बाग में 13 अप्रैल को शांति ढंग से गुप्त रूप से रात में एक सभा करेंगे। तो अब जो है कि इस जलियांवाले बाग में बैसाखी का दिन था, 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को इस क्रांतिकारियों ने गुप्त सभा का आयोजन किया। जब यह गुप्त सभा का आयोजन हुआ, उसी में एक भारतीय गद्दार था जिसका नाम हंसराज, और हंसराज ने गुप्त सूचना भिजवा दिया पंजाब के गवर्नर ओ डायर के पास। और पंजाब का गवर्नर ओ डायर ने सेना जनरल आर डायर के नेतृत्व में भेज दिया। सेना आई, आ करके पूरे जलियांवाले बाग को घेर ली, और घेरने के बाद आर डायर ने घोषणा किया कि 3 मिनट के अंदर प्रांगण खाली करो वरना गोली चलवा देंगे। एक छोटा सा गेट था जलियांवाले बाग में, उस गेट से लोग चारदीवारी को डांक करके भागने लगे, लेकिन भाग नहीं पाए। तब तक गोलियां चलाने का आदेश दे दिया, यानी इतनी गोलियां बरसाई गई कि लोग जो है कि सीने में गोलियां खाते रहे। और इसी दर्दनाक घटना को कहा जाता है जलियांवाला बाग हत्याकांड के नाम से जाना जाता है। यह हत्याकांड, अब यह घटना कब घटी, यह 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को घटी। तो देखिए इसी जलियांवाले बाग हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने कैसर-ए-हिंद की उपाधि को वापस कर दिए, अंग्रेजों को लौटा दिए। बहुत दुख हुआ। तो इस तरह से यह घटना, अब इस घटना के बाद ब्रिटेन के डॉन नामक समाचार पत्र में प्रकाशित किया गया कि आर डायर ब्रिटेन का शेर है, ब्रिटेन का टाइगर इसे करार दिया गया। जबकि इसकी निंदा हुई, जब निंदा हुई तो ब्रिटिश सरकार ने एक हंटर कमेटी और एक मालवी कमेटी का गठन की, जिसे हंटर जांच समिति और मालवी जांच समिति कहा जाता है। हंटर जांच समिति की ओर से कहा गया कि जब कानून के खिलाफ लोगों ने कार्य किया तो आर डायर दोषी नहीं है, यह निर्दोष है, जो समय के अनुसार कार्य किया सही है। लेकिन मालवी समिति में महात्मा गांधी भी, मदन मोहन मालवीय अध्यक्ष थे और सदस्य के रूप में महात्मा गांधी, इसकी तरफ से मालवी जांच समिति की ओर से रिपोर्ट प्रस्तुत की गई कि जब सभा रात्रि में हो रही थी, कहीं रोड पर नहीं हो रही थी, एक स्थान पर हो रही थी, शांति ढंग से हो रही थी, कोई लाउड स्पीकर के साथ में कोई जो है कि और उत्पन्न नहीं किया जा रहा था, तो यह जो है आर डायर ने अपराध किया है, उसे सजा मिलनी चाहिए। इस पर मात्र आर डायर को इतनी सजा मिली कि इस आर डायर को भारत से ब्रिटेन भेज दिया गया, मात्र यही सजा मिली। तो इस तरह से ये देख रहे हैं तो ये जलियांवाला बाग हत्याकांड। अब देखिए कि इसके बाद खिलाफत आंदोलन, ये खिलाफत आंदोलन
तो देखिए यह खिलाफत आंदोलन का आरंभ यह 24 नवंबर 1919 ईस्वी को हुआ। तो देखिए यह जो खिलाफत आंदोलन, इस खिलाफत आंदोलन के आरंभ करने वाले कौन थे? अली बंधु के नाम से जाना था। तो इसके आंदोलन को चलाने वाले अली बंधु, जिसमें कहा जाता है कि मुहम्मद अली, यानी मुहम्मद अली और शौकत अली, मुहम्मद अली और ये शौकत अली, इन्हीं को अली बंधु कहा जाता है। तो इन दोनों भाइयों ने ही खिलाफत आंदोलन का आरंभ किया 24 नवंबर 1919 को। अब देखिए खिलाफत आंदोलन क्यों आरंभ किया गया? तो देखिए हमने पहले बताया कि जब महात्मा गांधी, इन्होंने जब हिंदू और मुसलमानों को प्रथम विश्व युद्ध में सहयोग करने की बात कहे कि सेना में भर्ती होकर के, तो भारतीय मुसलमानों ने कहा कि हम लोग सहयोग करेंगे, लेकिन यह अंग्रेज मुसलमानों के धर्म पर कोई प्रहार नहीं करेंगे। लेकिन जब 1918 में प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हो गया, तो इन अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा के पद को समाप्त कर दिया लोगों ने, यानी धर्म पर जब उन लोगों ने प्रहार किया अंग्रेजों ने, तब भारतीय मुसलमानों ने दिल्ली में ये खिलाफत जो है कि कमेटी का इन लोगों ने जो है वहां समिति बना करके सम्मेलन किया, खिलाफत सम्मेलन, और उस सम्मेलन में अबुल कलाम आजाद और महात्मा गांधी भी शामिल थे दिल्ली में। और वहां पर महात्मा गांधी ने कहा कि आप लोग आंदोलन करिए, हम आपका साथ देंगे। अर्थात अब तक हम लोगों ने सहयोग किया है ब्रिटिशों का, अंग्रेजों का, लेकिन अब हम उनके खिलाफ कार्य करेंगे, उनके विरुद्ध कार्य करेंगे, आंदोलन चलाएंगे। यही आंदोलन कहलाता है खिलाफत आंदोलन। और यह आंदोलन चलता रहा। यह आंदोलन 1924 में जाकर के समाप्त हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने अर्थात अंग्रेजों ने तुर्की के खलीफा के पद को मान्यता दे दिए और कमाल पाशा को तुर्की का खलीफा नियुक्त कर दिए। उसके बाद यह खिलाफत आंदोलन समाप्त हुआ। तो इस तरह से देखिए ये घटनाओं का क्रम अक्सर आप पीसीएस का उठा करके देखिए पेपर, तो उसमें पूछा जाता है। तो ये क्रम आपको जो है देखना है कि यानी चंपारण आंदोलन कब हुआ? 1917 में हुआ। चंपारण के बाद कौन हुआ? अहमदाबाद मिल मजदूरों का आंदोलन कब हुआ? 1918 में। खेड़ा आंदोलन कब हुआ? ये भी 1918 में। लेकिन पहले अहमदाबाद का हुआ, उसके बाद मार्च में खेड़ा का हुआ। तो ये इस तरह से ये उसके बाद आपका रोलेक्ट एक्ट आया 18 मार्च 1919 को, रोलेक्ट सत्याग्रह 6 अप्रैल 1919 को, उसके बाद जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को, खिलाफत आंदोलन 24 नवंबर 1919 ईस्वी को। तो ये जो है इन घटनाओं का एक क्रम और इन घटनाओं के प्रमुख ये जो है कि जो इसमें क्या कार्य, कौन कौन व्यक्ति इससे जुड़े हुए थे। तो इस तरह से ये आपके चंपारण से लेकर के एक खिलाफत आंदोलन तक ये प्रमुख आंदोलन रहे। और इनसे कोई भी एग्जाम हो अक्सर प्रश्न पूछता है, यहाँ तक कि आपको इन बिंदुओं से प्रश्न जो है पीसीएस में अवश्य 1 से 2 प्रश्न जरूर आता है। तो फिर अगली क्लास में हम आप लोगों को असहयोग आंदोलन से प्रारंभ करेंगे और आगे की जो है कि आंदोलन विषय में पढ़ाएंगे। धन्यवाद।